हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। केस स्टडी मेथड या व्यक्तिगत अध्ययन विधि बाल विकास अध्ययन के लिए काम में ली जाती है। बालकों के अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है इसको। बालकों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये हमने पहले पढ़ा, पहले की वीडियोज़ में। उसमें हमने निर्देशन विधि पहला पढ़ी थी। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि के बारे में विस्तार से चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन विधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक व्यक्ति का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाना इस विधि में संभव हो पाता है। यह विधि इसीलिए बनाई गई है ताकि बालक का इंडिविजुअल उसके समग्र का, उसके वातावरण का, उसके सभी गुणों का, उसकी आदतों का, उसके व्यवहार का संपूर्ण रूप से अध्ययन हम कर सकें। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अध्ययन विधि का अर्थ। व्यक्तिगत अध्ययन विधि होती क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन विधि व्यवहार की वह विधि है जिसमें किसी एक बालक का व्यक्तिगत रूप से उसके समग्र में, उसी के परिवेश में, उसके समग्र में मतलब उसका जो संपूर्ण परिवेश है, उसका जो संपूर्ण व्यवहार है, उसके परिवेश में उसका भली भांति हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें और उसके व्यवहार को अंकित कर सकें और व्यक्तित्व के सभी पक्षों का चित्रण हम स्पष्ट कर सकें, ताकि एक शिक्षक को पता चले कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और उसे आगे की ओर किस तरह ले जाया जा सकता है। इस विधि का मूलतः प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो रोगी होता है या जिसको कोई प्रकार की समस्या होती है, उसका अध्ययन इंडिविजुअली किया जाता है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया। समाजशास्त्र में इसका व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था, जो इतना व्यवस्थित नहीं था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में इस विधि का व्यवस्थित रूप से प्रयोग ली प्ले ने किया था, जो फ्रांस के थे और उन्होंने फ्रांस में ही मजदूर वर्ग जो था उसके परिवार के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। उसके परिणाम उन्हें बहुत बेहतर प्राप्त हुए, इसीलिए इसी के बाद ये विधि इसमें प्रयोग में आने लगी या प्रचलन में आने लगी। व्यक्तिगत अध्ययन की परिभाषाएं। व्यक्तिगत अध्ययन की परिभाषाएं जब हम देखते हैं तो सबसे पहली परिभाषा दी है गुडेम हेट के अनुसार। व्यक्तिगत अध्ययन विधि सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। इस परिभाषा को अगर हम समझें अच्छी तरह से तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि सामाजिक तथ्य, व्यक्ति से जुड़े हुए जो सामाजिक तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए यह विधि प्रयोग में ली जाती है। यह किसी इकाई, इसमें किसी व्यक्ति का या किसी एक इकाई या संस्था का अध्ययन हम कर सकते हैं, शिक्षक के द्वारा किया जाता है, शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है और उसके रूप में उस व्यक्ति और इकाई के सभी तथ्यों को, सभी प्रकार के तथ्यों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसे निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर यंग के अनुसार, यंग ने जो कहा है व्यक्तिगत अध्ययन विधि के बारे में, व्यक्तिगत अध्ययन विधि को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शोधकर्ता अपनी क्षमताओं और विधियों का प्रयोग करता है। किसी भी व्यक्ति या इकाई का सूक्ष्म और गहन और संपूर्ण अध्ययन जिसे परिभाषित भी किया जा सकता है और इसमें शोधकर्ता अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करता है और अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करता है। विंसेस एवं विंसेस के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष रूप है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। विंसेज और विंसेज ने कहा है व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण, इसमें संख्यात्मक विश्लेषण हम नहीं कर सकते क्योंकि हम
पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का या संस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके गुणात्मक निष्कर्ष हम लिख सकते हैं, उसके बारे में विशेषताएं हम लिख सकते हैं। इसका संख्यात्मक रूप में निष्कर्ष निकाल पाना बहुत कठिन होता है। तो विंसेंट मिल्स ने कहा है कि इसका गुणात्मक अध्ययन करने के लिए, गुणात्मक निष्कर्षों को लिखने के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है। इसके पश्चात व्यक्तिगत अध्ययन विधि के उद्देश्य। इस विधि को क्यों काम में लिया जाता है, इसके 2 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान और उपचार, और दूसरा अधिक अच्छा मार्गदर्शन और परामर्श देना। पहला व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान और उपचार। उस बालक की जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या उस इकाई या उस संस्था की व्यवहारात्मक समस्याएं क्या क्या है उनका पता लगाना। समस्याएं क्या क्या होती है बालक में, शारीरिक रूप से कोई अक्षम है, कोई सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सभी प्रकार की जो समस्याएं होती है उनका अलग अलग तरह से हम अध्ययन करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारात्मक समस्याएं उसके व्यवहार में जो लक्षित होती हैं, दिखाई देती है हमें, उन समस्याओं को पहले हम नोट करते हैं या हमारे ध्यान में होती है। जो शोधकर्ता होता है, जो अध्ययन करता होता है, उसके ध्यान में यह समस्याएं होती है, उन समस्याओं को नोट किया जाता है और उन्हीं समस्याओं के आधार पर उस बालक का अध्ययन किया जाता है, विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके बाद उन समस्याओं के निदान के लिए, उपचार के लिए क्या क्या सुझाव उसे दिए जा सकते हैं, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके बारे में वर्णन करना आसान हो जाता है। क्योंकि हम किसी का अध्ययन कर रहे हैं तो इसी हेतु कर रहे हैं कि उसे सहायता प्रदान कर सके, उस समस्या का निवारण हम कर पाएँ और उसे उस बालक को आगे बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार कर पाएँ। तो उसका निदान और उपचार किया जा सकता है इस अध्ययन के द्वारा। और सेकंड, अधिक अच्छा मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना। बालकों की शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में या व्यक्तिगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर सामने हमें दिखाई देती है, एक शिक्षक को दिखाई देती है, तो वह उसका अध्ययन करता है और उसे मार्गदर्शन और परामर्श हम दे सकते हैं, गाइडेंस हम दे सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उसे इस क्षेत्र में जाना चाहिए या इस व्यवसाय का चयन उसके कौशल आदि देखकर, उसकी हॉबीज़, कौशल जो वो करता है विद्यालय में या परिवार में, कहीं भी उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो ये हम पता लगाते हैं या शोधकर्ता द्वारा पता लगाया जाता है और उसे अच्छा मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सकता है। यह है व्यक्तिगत अध्ययन विधि के उद्देश्य। इसके पश्चात व्यक्तिगत अध्ययन के लिए बालकों के प्रकार, किस प्रकार के बालक व्यक्तिगत अध्ययन विधि के लिए चुने जा सकते हैं, उनमें बालकों के प्रकार हैं। पहला, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड जिसे कहा जाता है। सृजनात्मक बालक अलग अलग प्रकार का सृजन करना, नई वस्तु का सृजन करना, किसी बालक की हॉबीज़ होती है या वो लक्षित होता है, दिखाई देता है हमें क्लासरूम में, परिवार में कि कौन सा बालक सृजनात्मक बालक है, तो उसकी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन्हें हम अच्छा परामर्श और अच्छा निर्देशन देकर, अच्छी गाइडेंस देकर उसे किस प्रकार आगे ले जाएं, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर मेधावी एवं प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो अधिक प्रतिभाशाली हैं बालक कक्षा में, और कम, सभी तरह के बालक होते हैं कक्षा में, तो अलग अलग प्रकार से उनको ट्रीट किया जाना आवश्यक होता है, इसलिए इनका अध्ययन किया जा सकता है। फिर पिछड़े हुए बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक और संवेदनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और शैक्षिक समस्याओं वाले जो बालक होते हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं अगर बालकों में, तो उनका चयन भी हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि के लिए कर सकते हैं। अब है व्यक्तिगत अध्ययन विधि के प्रकार। व्यक्तिगत अध्ययन किस किस का किया जाता है? व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, जैसा हमने पढ़ा, बालक का या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से, समग्र रूप से उसके परिवेश में, समग्र परिवेश में, समग्र व्यवहारों का अध्ययन जो किया जाता है, वो व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन। और समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन,
किसी समुदाय, इकाई, ग्रुप जो एक साथ काम करता है, संगठन में काम करता है, उस संगठन का भी हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का महत्व। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का महत्व किस किस रूप में है? पहला है बालक या इकाई का गहन अध्ययन। बालक, जैसा हमने उसके पहले भी पढ़ा कि इस अध्ययन विधि में किसी भी बालक का, व्यक्ति का और इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। गहन मीन्स उसके संपूर्ण व्यवहार का, संपूर्ण परिवेश का, उसकी संस्थागत स्थिति, उसकी विद्यालयी स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी व्यावसायिक स्थिति, सभी प्रकार का अध्ययन, गहन अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर इकाइयों का वर्गीकरण और विभाजन। हम इसके अध्ययन के बाद, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का जब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसको करने के बाद हम इकाइयों का या व्यक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं कि इसको इस वर्ग में रखा जा सकता है। जैसे बालकों के वर्ग देखे हमने, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक। इसी तरह से इकाइयों में भी ये इकाई इस वर्ग में रखी जाती है, ये इकाई इस वर्ग में, तो इसका वर्गीकरण और विभाजन किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत। व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं व्यक्ति के, अगर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अनुभवों को इकाई जो का अध्ययन किया जाएगा, उसमें उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, कब से वह शुरू हुई, किस किस प्रकार के उस इकाई के उद्देश्य हैं, किस तरह से काम लिया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है इकाइयों में, और किस सोर्सेज से बजट आता है। ऐसा सभी प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो शोधकर्ता जो होता है या अध्ययनकर्ता जो होता है वो पता लगाता है और अनुभवों को आगे प्रेषित कर पाते हैं। जब वो लिखित होते हैं, अनुभव या निष्कर्ष जो प्राप्त होते हैं वो लिखित अवस्था में होते हैं या लिखे जाते हैं, तो आगे जो दूसरी इकाइयाँ हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, वो उन अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। फिर व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन। जैसा कि कहा गया, समग्र का अध्ययन करते हैं हम व्यक्ति की सभी भावनाओं, संवेगों, उसकी शारीरिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति का हम अध्ययन करते हैं। उसकी मनोवृत्तियाँ कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं, वह किस परिस्थिति में क्या करता है या क्या निर्णय करता है, तो हम इसका अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि में कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की सीमाएं, या कह सकते हैं बाउंडेशन जो होती है इसमें, या इसका प्रभाव जो कम करती है, वो चीज़ें हैं अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता का पक्षपात। जब हम व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं या किसी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से जुड़े रहता है, शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता, तो उससे जो जुड़ाव हो जाता है उस समय में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमें उससे बार बार मिलना पड़ता है, उसके साथ रहना भी पड़ता है, तो हम किस परिस्थिति में हम बायस हो जाते हैं, अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता जो होता है वो बायस हो जाता है, पक्षपात कर लेता है, इसका पता नहीं चलता और उसके परिणामों में दिखाई देता है। केवल कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष। इसमें एक पर्टिकुलर इकाई का व्यक्तिगत अध्ययन या किसी एक इकाई का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो हमारे जो निष्कर्ष आते हैं, अध्ययनकर्ता के जो निष्कर्ष आते हैं, वो केवल एक इकाई के आधार पर ही निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। संपूर्ण इकाइयों को, उसी क्षेत्र की जो दूसरी इकाइयाँ हैं, उनका अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में निष्कर्ष हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसे अवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी मेथड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। योजना हम बनाते हैं, लेकिन वह हमारे अनुसार, इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोसेस हो कि हम उसी प्रोसेस पे चलेंगे, उसी के अनुसार योजना बनेगी, इसीलिए इसे अवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो इसके जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं वह इतने प्रामाणिक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है अप्रामाणिक तथ्य। यदि अवैज्ञानिक है तो हम इसको रीटेस्ट नहीं कर सकते,
पुनर्परीक्षण नहीं किया जा सकता। प्रामाणिकता तभी प्राप्त की जा सकती है तब तक हम उसका पुनः परीक्षण करें। जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं पहले, अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है तो उसे थोड़ी प्रामाणिक मानी जा सकती है। बिल्कुल बदलाव नहीं आता उन निष्कर्षों में तो वह बिल्कुल प्रामाणिक चीज़ मानी जाती है। तो इस विधि का एक माइनस पॉइंट या कमज़ोरी कह सकते हैं कि इसमें प्रामाणिकता हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो अप्रामाणिक होते हैं। अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन या इकाई का व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए, संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें समय की बहुत आवश्यकता होती है। शोधकर्ता उसी में लगा रहता है। किसी व्यक्ति के अध्ययन या इकाई के अध्ययन में तो शोधकर्ता को लगभग साल भर या उससे ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि उसके अगर इकाई बड़ी है, उसके कार्य बड़े हैं तो उसे कार्य करने में अधिक समय लगता है। और धन की आवश्यकता, जितना वह अधिक समय खर्च करेगा तो उसमें उसके धन की भी अधिक आवश्यकता महसूस होती है। फिर लास्ट है इसका जो सीमाओं में आता है, दोषपूर्ण जीवन इतिहास। जब हम शोधकर्ता जो होता है वह एक व्यक्ति के साथ लगा रहता है, उसके ऊपर शोध करता है, उसका अध्ययन करता है, तो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का या जिस बालक का अध्ययन कर रहे हैं, हमने जानकारी उससे लेनी चाहिए और हम उससे अधिक अच्छे से नहीं जानते तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो जो हमें संपूर्ण जानकारी दे रहा है या उसका जो इतिहास है, पहले की जानकारी अभी वर्तमान में जो है वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके ऐतिहासिक जानकारी अगर हम प्राप्त करने जाते हैं उसके परिवार से, उसके समाज से, उसके आसपास के लोगों से या उससे खुद से भी, तो यह प्रामाणिक नहीं होता कि वह सत्य जानकारी हमें देगा। तो उसका ऐतिहासिक जानकारी जो होती है या पहले की जानकारी जो होती है, भूतकाल की जानकारी, वह दोषपूर्ण हो सकती है। तो इसकी सीमाएं हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन विधि का जो शैक्षिक योगदान हम कह सकते हैं कि शिक्षा में इसका क्या, जब हम शिक्षा में पढ़ रहे हैं तो इसका शिक्षा में योगदान क्या हो सकता है। तो जो इसके उद्देश्य हैं कि हम बालकों को उचित परामर्श दे सकते हैं, निर्देशन दिया जा सकता है, उसका अध्ययन करके उसे अच्छी दिशा में अग्रसर करने हेतु हम प्रयासरत रह सकते हैं। एक शिक्षक या अध्ययनकर्ता जो होता है वो उस बालक को आगे बढ़ाने में, उसका सहयोग देने में सहयोगी हो सकता है। धन्यवाद। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की सीमाएं थी, इसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन विधि के लाभ भी हैं। क्या लाभ है? बालक से जुड़ी सभी बातों का संपूर्ण परिवेश में अध्ययन। बालक से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं उसका संपूर्ण परिवेश में अध्ययन, सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी रूप में हम अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित, उस बालक से संबंधित सभी जानकारियाँ हम अच्छे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। समस्यात्मक एवं असमायोजित बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उन्हें समायोजन में उचित सहायता प्रदान करने हेतु परामर्श भी दिया जा सकता है। असमायोजित बालक, कक्षा में अगर बालक असमायोजन महसूस करता है, हम महसूस करते हैं कि वह असमायोजित है, शिक्षक अगर महसूस करता है कि वो अलग अलग रहता है, दूसरे बालकों से अच्छा व्यवहार नहीं करता या किसी के साथ मारपीट करता है, शोरगुल करता है जब पढ़ाया जाता है, तो यह असमायोजन की निशानियाँ होती हैं। इस समस्या को हम देखकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उन कारणों का पता लगाया जा सकता है कि यह किस कारण से हो रहा है उस बालक में। तो उन कारणों का पता लगाकर हम उस कमी को दूर कर सकते हैं और उसे उचित समायोजन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस अध्ययन द्वारा बालक के अवचेतन व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है। वही क्लास में देखकर, परिवार से मिलकर उसके अवचेतन मन में, चेतन मन तो हमें सामने नज़र आ रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन अवचेतन मन में भी उसके क्या है, क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, किस परिस्थिति के बारे में क्या सोचता है, इस प्रकार हम अध्ययन करके उसके उस अवचेतन व्यवहार का अध्ययन भी करते हैं
और उसे सहायता प्रदान कर सकते हैं कि वह इस प्रवृत्ति को, अगर वह अच्छी प्रवृत्ति है तो उसे बनाए रखे और उसमें सुधार करे, और अगर उसकी मानसिकता कुछ गलत प्रवृत्तियों की ओर जा रही है तो उसमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए यह अध्ययन विधि बालकों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें बालक का संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। धन्यवाद।